हवा में ताश का महल नहीं बनता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश सोनी सर इंस्टीट्यूट की तरफ से इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कनकरेंट ट्रांजैक्शंस डेटाबेस का जो टॉपिक है उसे लेके आ रहे हैं। इसका पिछला पार्ट 1 जो है वो पब्लिश हो चुका है। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन और कुछ जो थ्योरी है वो पेंडिंग है। आज हम इस वीडियो में उसे कवर अप करेंगे। धन्यवाद। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। इसके अंदर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज अ डर्टी रीड। व्हाट इज अ डर्टी रीड, बट टेक्निकल टर्म्स आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें डाउटफुल रहते हैं। इसका वही है कि इसको एग्जाम्पल भी बताएंगे, आपसे एग्जाम पूछा भी जाएगा कि जो एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है या नहीं है और इसका आउटकम क्या रहता है। ये एनोमलीज है, जब अपन नॉन सीरियल रिलेटेड जब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। क्या कह रहा है, अ ट्रांजेक्शन रीड्स डाटा दैट हैज़ नॉट बीन कमिटेड बाय अनदर ट्रांजेक्शन। वैसे देखा जाए तो इसका बेस्ट आंसर है। मैं यहाँ इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको हो क्या रहा है। ये इसका बेस्ट आंसर है, लेकिन आगे के भी हम स्टडी करते हैं, पहले देख लेते हैं। पहले मैं समझा देता हूँ नॉर्मल आसान भाषा में। जैसे आपके पास में दो ट्रांजेक्शन है, T1 T2। यहाँ पर क्या किया कि इसने ऑपरेशन कोई स्टार्ट किया, रीड करना स्टार्ट किया, और उसके बाद इसके जो डाटाज हैं वो स्विच हो गए और T2 जो है उसी डाटाज को रीड कर रहा है। T2 क्या कर रहा है, T2 ऑपरेशन जो है इसी के डाटाज को रीड कर, लेकिन इसने जो डाटाज रीड किए हैं ये अभी तक कमिटेड नहीं हुए थे। T1 के जो डाटाज हैं इसने रीड किया, कुछ अपडेट किया अपने हिसाब से जो ओल्ड वैल्यू को, और कमिटेड नहीं हुआ है अभी तक, ये सेव नहीं हुआ है। और T2 ने क्या किया, उस अनकमिटेड डाटाज को रीड कर लिया और अपने डेटाज को अपडेट कर दिया। लेकिन लेटर ऑन हो क्या रहा है, अब वापस जो T2 वापस जब रीड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, ये जो प्रीवियस जो ऑपरेशन इसने परफॉर्म किया था इनको एबॉर्ड कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो ये अगर कैंसिल कर देगा तो ये क्या करेगा, ये वापस अपने T1 के जो ऑब्जेक्ट है अपने प्रीवियस वैल्यू या ओल्ड वैल्यू के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन T2 ने क्या किया, इनके डाटास के बिहाफ पे जो अनकमिटेड डाटा अपने डेटाबेस को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका डाटाबेस है इसमें इनकंसिस्टेंट डाटास जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जो डाटास कमिटेड है ही नहीं उन डाटास के बिहाफ पे अपन न्यू डाटास क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और न्यू डाटास प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनकंसिस्टेंसी ऑफ उसमें क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में एक बार बताते हुए एग्जांपल, फिर अपन इसका एक्यूरेट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक ट्रांजैक्शन है, वो बता रहा है कि कोई पर्सन ए है, उसकी सैलरी जो है 10,000 रुपीज़ इंक्रीज कर दी है, 10,000 रुपीज़ इंक्रीज कर दी है। ओके, यहाँ तक, लेकिन ये अभी कमिटेड नहीं है। ट्रांजैक्शन T2 क्या कर रहा है कि उसकी वैल्यू जो 10,000 इंक्रीज हुई है उसके बिहाफ पे इसकी फर्दर जो नेक्स्ट ग्रॉस सैलरी और एटसेट्रा जो दूसरे डाटाज है वो कंप्यूट कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन T2 ने वो कंप्यूट कर दिया, लेकिन लेटर ऑन वापस अपन T1 पे शिफ्ट हो गए और अब अपन ने क्या कर दिया, ये अपडेट कर दिया कि नहीं, उसकी जो सैलरी 10,000 इंक्रीज हुई थी वो 10,000 नहीं हुई। या तो 10,000 इंक्रीज ही कैंसिल कर देते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं 10,000 इंक्रीज नहीं हुई है, वो 5,000 इंक्रीज हुई है। तो डेफिनेटली अब ये अगर उसका फाइनल आउटकम में 5,000 इंक्रीमेंट है तो T2 जो वहां पर था उसने तो 10,000 के हिसाब से डाटा को अपडेट कर दिया सारा उसका। तो आपको क्या मिल जाएगा, इनकंसिस्टेंसी मिल जाएगी। तो ये जो इस टाइप की जो इश्यू होता है, एनोमलीज होती है, ये कहलाती है डर्टी रीड कहलाती है। यहां पर देखिए आप ध्यान से, ये ट्रांजैक्शन रीड डाटा दैट इज इनकरेक्ट ड्यू टू डेटा, ये नहीं होगा। ट्रांजैक्शन डेटा दैट हैज बीन मॉडिफाइड बाय अनदर ट्रांजैक्शंस, मॉडिफाइड तो कर सकता है कोई, यहाँ पर इशू नहीं है, ये प्रॉपर इसकी लैंग्वेज को नहीं करेगा। ट्रांजैक्शन रीड डाटा दैट इज आउटडेटेड नहीं, ये नहीं आएगा। तो यानी यही वाला इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन
रहेगा। इसको अपन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आया है तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है अपने यहाँ प्राइमरी फोकस ये रहेगा डर्टी रीड से रिलेटेड, जिसको अनकमिटेड डिपेंडेंसी भी कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, ए की जो है इनिशियल वैल्यू 1000 है, बी की वैल्यू 2000 है, और ये डर्टी रीड का एग्जांपल है। आपको देख के पता चलता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का ऑपरेशन दे देंगे कंकरेंट, और ये पूछेंगे कि इज दिस रिलेटेड विद द डर्टी रीड या किसी और अदर प्रकार की एनोमली से रिलेटेड है क्या, तो ये एग्जैक्टली आपका आंसर होगा डर्टी रीड से रिलेटेड है। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, 1000 ए की वैल्यू जो है 1000 है बिगनिंग में, ध्यान से देखिए T1 ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट वन ऑर्डर वाइज, ओके। लेकिन ये क्या कहते हैं, जब राइट कर रहा है तो ओल्ड वैल्यू को इरेज करते हुए अपने न्यू वैल्यू ले रहा है, यानी इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ओल्ड वैल्यू जो 1000 थी वो इरेज हो जाएगी। ये राइट तो कर रहा है लेकिन ये कमिटेड नहीं है, अभी तक इसने कमिट नहीं किया है स्टेटमेंट, ओके, लेकिन राइट तो कर दिया इसने। तो ट्रांजैक्शन T2 क्या करेगा, क्योंकि इसने राइट कर दिया है तो ये अब क्या करेगा, रीड जब ए करेगा तो इसकी ओल्ड वैल्यू 1000 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, जो इसकी जो राइट वैल्यू है 500 उसको एक्सेप्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये राइट कर चुका है तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 500। अब ये राइट बी, ये आएगा 2100 ही आएगी बी की वैल्यू, ओके, और ये कमिट कर दिया, सेव कर दिया। तो इसने जब सेव किया तो इस केस के अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर ए की वैल्यू तो हो गई 500 और बी की वैल्यू अपडेट होके आ गई 2100, क्योंकि इसकी ओल्ड वैल्यू 2000 से इसने अपडेट कर दिया। लेकिन वापस जैसे इस पे शिफ्ट हो रहे हैं ए पे, ये एबोर्ड किया, जब एबोर्ड कर देगा यहाँ पर, एबोर्ड आप लोगों को सबको पता है, ये रोल बैक होता है, ये कंप्लीटली जो प्रीवियसली जो वैल्यू थी ये वैनिश हो जाएगी। जब ये वैनिश हो जाएगी तो ए की ओल्ड वैल्यू ए है वही एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये, वो एबोर्ड करने के बाद में ए की ओल्ड वैल्यू यहाँ पर इस केस में अगर ध्यान से देखेंगे तो इस केस में एबोर्ड करने के बाद में ए की वैल्यू तो आ जाएगी 1000, लेकिन बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2100। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू 1000, बी की वैल्यू 2100। लेकिन मैं आपको यहां पर डर्टी रीड के बारे में बता रहा हूं। अब वैल्यू इसकी 1000 थी तो इसके केस में यहां पर जो ये अपडेशन वगैरह जो भी हुआ है बी वगैरह, ये चेंज हो जाना चाहिए था कुछ, लेकिन इसने जो बी ने जो अपडेट किया है, वैल्यू अपडेट की है 2100, ये तो ए को रीड करके की है, 500 वैल्यू को रीड करके की है, जो कि अब डाटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एबोर्ड हो चुका है। तो ये जो है एक एनोमलीज है जो एग्जिस्ट करती है इसके अंदर, नॉन सीरियल ऑपरेशंस के अंदर, और ये जो है डर्टी रीड का एग्जांपल है। और साथ में क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, नॉन सीरियलाइजेबल, और नॉन सीरियलाइजेबल का मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आपको वो ये वेरीफाई हो जाएगा। यस, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, जो है ये उसकी बात कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अ शेड्यूल दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल विद द सेम ऑपरेशंस, नहीं ये नहीं होगा यहाँ पर। अ शेड्यूल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरियल शेड्यूल विद स्वैपिंग, ये आ जाएगा, ये इसकी राइट डेफिनेशन है। एक्चुअली कर क्या रहे हैं अपन, जो नॉन सीरियल शेड्यूल है उसके जो कुछ ऑपरेशंस हैं एक दूसरे ट्रांजेक्शन के, उसको वापस एक ही ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं इसको अपन क्या कर देते हैं, काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बेस्ट तरीके से बता देता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, और इसको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। इसमें अपन प्रेसिडेंस ग्राफ जो है उसको भी काम में लेंगे। ये पहले देखिए नॉन सीरियल का है, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन के जो ये सब पार्ट ऑपरेट हो रहे हैं, एक ही ट्रांजेक्शन के सारे पार्ट ऑपरेट नहीं होते, तो नॉन सीरियल का तो एग्जांपल है, नो डाउट। साथ में अपन देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल यानी इसके अंदर देखिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं, इसको अपन वेरीफाई करते हैं। पहले देखिए ए की बिगिनिंग में वैल्यू कितनी दी है 1000, तो यहाँ वैल्यू क्या करेगा, ओल्ड वैल्यू 1000 रीड करेगा। ये वैल्यू क्या करेगा, ये भी ओल्ड वैल्यू करेगा, क्योंकि अभी तक प्रीवियस वैल्यू राइट नहीं हुई है, ओके। क्योंकि राइट नहीं हुई है प्रीवियस वैल्यू, तो ये क्या करेगा, अपने यहां से ओल्ड वैल्यू जो है इसको रीड करेगा। जब इसको रीड करेगा उसमें 100 माइनस कर देगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा।
लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पर भी वैल्यू अभी तक कमिटेड, यहाँ पर वैल्यू कमिटेड नहीं हुई है, यानी ये वैल्यू क्या करेगा, ये भी अपनी ओल्ड वैल्यू को लेगा, ओल्ड वैल्यू को लेके करेगा, तो यहाँ पर इसका आउटकम क्या आ जाएगा 1100। अब ये कमिट करेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ भी अभी राइट नहीं हुआ है, कहीं पर भी ना राइट हुआ है ना कमिट हुआ है। तो वापस जब अपन इसको रीड करेंगे राइट ए को, तो ये वैल्यू अपनी क्या करेगा 900 को शो करेगा। लेकिन जब ये राइट करेगा, ये राइट इसने राइट किया, अगला वाला रीड तो कर ही नहीं रहा है, राइट ही कर, तो ये अपनी ओल्ड वैल्यू को लेते हुए करेगा, यानी ये अब अपनी 1100 को राइट करेगा, इससे फाइनल एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ पर 1100 शो करेगा और ये भी 1100 शो करेगा। ओके, यानी फाइनल आउटकम जो आपका आएगा वो 1100 आएगा। अब अपन देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, क्या है, तरीका क्या है। पहली बात तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट या नॉन कॉन्फ्लिक्ट प्रेसिडेंस ग्राफ लेते हैं तो आपको इसमें 3 टाइप के जो ऑपरेशंस हैं उनका ध्यान रखना होता है। कौन कौन से? रीड राइट, राइट रीड, और थर्ड है राइट राइट। फर्स्ट जो ऑपरेशन है ट्रांजैक्शन T1 से आएगा और सेकंड ऑपरेशन आएगा ट्रांजैक्शन T2 से। अगर इनमें से है तो इनको लेते हुए अपन उस एज को लेंगे और उसके थ्रू प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे। तो अब तो ये वाली अगर अपने को ऐसी एज मिल जाती है तो ये एज कॉन्फ्लिक्ट एज कहलाती है। इसको अपन कॉन्फ्लिक्ट साइड या कॉन्फ्लिक्ट एज बोलते हैं। किसको बोलते हैं वो इसको कहेंगे। रीड जो होगा वो कॉन्फ्लिक्ट एज नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट साइड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इसने रीड किया ए, तो आगे इसको रीड मिल गया ए ट्रांजैक्शन T2 का, तो रीड और रीड ये कॉन्फ्लिक्ट एज नहीं बनेगी, ये कॉन्फ्लिक्ट एज नहीं होगी, तो अपन इसको उसमें लिखते भी नहीं है। चलिए यहां पर आप डायरेक्ट जाएंगे, मूव करेंगे, तो अपने को पास में अगर ऑपरेशन फर्स्ट ले रहे हैं T1 ले रहे हैं तो अपने को नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो T2 से सर्च करना पड़ेगा। रीड वाला तो काम नहीं आएगा, यहाँ ऑलरेडी रीड है तो अपन पास में एक ही ऑप्शन था, राइट वाले को सर्च करें, तो राइट वाला कहाँ मिलेगा यहाँ पर, यानी T1 से तो रीड ए और T6 से राइट ए, यानी अपने पास में एक एज बन के क्या आ गई, T1 से लेके T2 वाली एज बन मिल गई। क्लियर। नेक्स्ट फिर अपन देखेंगे और क्या मिल सकता है। फिर T2 से देखते हैं, यहाँ पर T2 से क्या मिल गया, T2 से जैसे नेक्स्ट करते हैं रीड मिल गया, यहां से रीड मिल गया तो अगला T1 से अपने को राइट मिलना चाहिए, बाकी मतलब नहीं है, तो राइट अपने को कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यानी क्या नेक्स्ट क्या हो रहा है, T2 से तो रीड और T5 का राइट, यानी एक एज अपने को कहां से मिल रही है, T2 से T1 ये मिल रही है। ओके, थर्ड देखिए, नेक्स्ट देखिए यहां पे आते हैं तो अपने को नेक्स्ट मिल रहा है T1 से राइट ए और T2 से राइट ए, राइट मिल रहा है, तो यानी अपने पास राइट यानी T5 और T6 वाली जो है एजेस ये काम में आ रही हैं। तो यहां पर अपन देखेंगे, लेकिन जो एज बन रही है कहां से बन रही है, T1 से T2 में बन रही है। अब अगर मैं यहां पर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंस ग्राफ बना देता हूं T1 और T2 के बीच में, तो ये T1 शो कर रहा है और T2, तो एक एज तो यहां से ये बन जाएगी इस प्रेसिडेंस ग्राफ के हिसाब से, क्योंकि अपने पास में T1 से T2 गिवन था, यहां पर भी T2 से 1 से T2 गिवन था, रीड या राइट था उससे मतलब नहीं है, लेकिन T1 टू T2 अपने को ये मिल रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए T2 से T1 मिल रही है, T2 से T1 भी मिल रही है, ये कहलाता है प्रेसिडेंस ग्राफ। यानी ये जो अपने पास में ये जो ट्रांजैक्शन जो दिए गए थे, ये जो शेड्यूल दिया गया था, इसका प्रेसिडेंस ग्राफ ये होगा। लेकिन इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, T1 से T2 जब अपन काम कर रहे हैं, यहां पर ये वाला एक साइकिल को शो कर रहा है। क्या बन रही है, साइकिल बन रही है। जब साइकिल बन रही है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही नहीं, डेडलॉक होगा ही नहीं, तो इसलिए ये नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में अगर आ जाए तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का एग्जाम्पल है या नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का है। तो ये जो एग्जाम्पल है नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का है।
अपन नेक्स्ट एक और ले लेते हैं एग्जांपल, और यहाँ पर अपन आपको ये जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट जब सीरियलाइजेबल देंगे और प्रेसिडेंस ग्राफ बनेगा तो वहां पर डेफिनेटली आपके पास में डेडलॉक सिचुएशन आएगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अपन बाकी इसमें ज्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पर इसको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के हिसाब से प्रेसिडेंस ग्राफ के हिसाब देख रहा हूँ, इसकी वैल्यू के हिसाब से चेक नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग कर लीजिएगा। आप इसको, मैं खाली उसके हिसाब देख रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जब इसका ग्राफ बनाना है मुझे तो मैं यहाँ से तो रीड ले रहा हूँ, तो मैं T2 से राइट देखूंगा। T2 से राइट कहाँ मिल रहा है मेरे को, यहाँ मिल रहा है, यानी एक एज मेरे को T1 से मिल गई, एक एज मेरे को T1 से T2 मेरे को ये मिल गया ऑपरेशन, तो यहाँ से मेरा ये ग्राफ ये बन जाएगा। ओके नेक्स्ट देखें क्या करें, यहाँ से मैं राइट ले रहा हूँ और यहाँ से मेरे को राइट मिल गया, वापस मेरे को जो दोबारा एज मिल गई वो क्या मिल गई, वापस दोबारा मेरे को T1 से T2 एक और मिल गई, लेकिन वो राइट है वो बात अलग है, लेकिन T1 से T2 मिल गई। ओके नेक्स्ट जो है यहाँ पे रीड ले रहे हैं, नहीं यहाँ से रीड है, मेरे को राइट चाहिए, वो मिलेगा नहीं मेरे को, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही एज मिल रही है T1 से T2। तो लेकिन ये तो डेडलॉक सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पर अपने पास में एक्चुअली डेडलॉक को और थोड़ा क्लेरिफाई करना हो तो कम से कम 3 ऑपरेशन T1 T2 T3 हो सकता है आगे मिल जाएगा, अपन उसमें भी इसको मैं क्लेरिफाई कर दूंगा और ज़्यादा बेटर वे में हो सकता है ये। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर साइकिल नहीं बन रहा है, प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल नहीं बन रहा है। अगर साइकिल बनता है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन ये साइकिल नहीं बन रहा है, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट एराइज होगा, इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल, व्हाट इज अ व्यू सीरियलाइजेबल। व्यू सीरियलाइजेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तो दैस, अगर आप इसको, तो ये उसका सीरियल शेड्यूल का लेस रिस्ट्रिक्ट फॉर्म है। जो सीरियल शेड्यूलिंग करते हैं उसका लेस रिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, उसी तरीके से यूज होता है। तो इसको चलिए देखिए, बेस्ट अपने पास में इसका क्या मिल सकते हैं आंसर, क्या क्या पॉसिबल है। शेड्यूल दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल इन टर्म्स ऑफ फाइनल इक्विवेलेंट टू सीरियल इन टर्म्स ऑफ फाइनल डाटाबेस स्टेट। हाँ, यही इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपन जब देखेंगे ये सीरियल शेड्यूल अकॉर्डिंगली है। जब इसको सिर्फ सीरियल शेड्यूल, इसका मतलब ये है कि इसको जब सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करते हैं आप बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगा और आपका फाइनल आउटकम सेम आएगा। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स कैसे आते हैं, सीरियल शेड्यूल में कैसे आते हैं या इसके अंदर कैसे आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, ये वाला नहीं रहेगा। शेड्यूल दैट कैन बी कन्वर्टेड सीरियल शेड्यूल बाय स्वैपिंग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, ये वाला अपना कॉन्फ्लिक्ट सीरियलिज्म उससे रिलेटेड था, यहाँ नहीं है। इंटीग्रिटी और ये वाला कनकरेंसी ये इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। तो इसका बेस्ट आंसर रहेगा ए वाला, फर्स्ट वन। यहां पर 3 ऑपरेशंस हैं, ये व्यू सीरियलाइजेबल उससे रिलेटेड एग्जांपल है उसका, और यहां पर आपको साथ में कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देखने को मिलेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है और 3 ऑपरेशंस है तो अपने पास में थोड़ा और सारा बेस्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके थ्रू, जो लास्ट टाइम एक्सप्लेन नहीं हुआ था। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है और मैथमेटिकली देख लेते हैं कि फाइनली यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट दिया, ए दिया है। अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द ए, तो वो आप क्या होगी वो बताना पड़ेगा। देखते हैं, ए की वैल्यू 100 है, ओके, ये राइट करेगा यहाँ पर, लेकिन इसने क्या कर लिया, ओल्ड वैल्यू को इरेज किया, न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ओके, और राइट कर रहा है, कोई इशू नहीं। T2 पे शिफ्ट जाओगे, जब T2 क्या करेगा, इसने राइट कर दिया है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, इसको रीड करेगा, तो A जब रीड करेगा तो अब वैल्यू करेगा 200, उसमें 10 क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 210। राइट करेगा तो राइट हो गया, वैल्यू क्या आ गई 210 ही आ गई, ओके। T3 पे शिफ्ट हो जाते हैं, T3 पे जब जाते हैं तो ये वैल्यू वैसे राइट कर चुका है, इधर जानी चाहिए 210, लेकिन यहाँ ट्रांसफर तो 210 हो गई, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसको ओवर राइट कर रहा है। न्यू वैल्यू क्या आ गई 50, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई 50 हो गई, जो ओल्ड वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 50।
अब जब ये कमिट करेगा तो यहाँ वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 50, यहाँ पर भी वैल्यू 50, यहाँ पर भी वैल्यू 50, यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें जो इसकी वैल्यू जो होगी रिजल्ट आएगा वो आपका 50 आएगा। एक तो ये चीज़ देख लीजिए। नेक्स्ट अपन ये देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के हिसाब से उसमें अपने को एक अच्छा एग्जांपल मिल जाए जो लास्ट टाइम पेंडिंग था। एक T1 यहाँ से देखिए, ये यहाँ से राइट कर रहा है और यहाँ से भी ओके। यहाँ से देखिए अपन ले रहे हैं जो T1 से राइट और T2 से अपने को क्या मिल गया, रीड मिल गया, यानी एक एज मेरे को कहाँ से मिल गई, T1 से T2 के लिए मिल गई। ओके, नेक्स्ट देखो T1 से ये राइट और T2 से भी राइट, तो दोबारा मेरे को वापस क्या मिल गई, T1 से T2 मिल गई। ओके, नेक्स्ट एक आपको जो यहां से जो मिल गया वो देखिए, यहां पे T2 से तो रीड और T3 से राइट, T2 से और T3 से राइट। ओके, यहां पर ये मिल गया। नेक्स्ट, और ये भी यहां से राइट टू राइट करें तो ये भी वापस आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको T2 से T3 मिल रहा है, लेकिन एक और जो मिल रहा है अपने को यहाँ से T1 से T3 मिल रहा है, T1 से T3, क्योंकि दोनों क्या मिल रहे हैं, राइट। अगर मैं इस प्रेसिडेंस ग्राफ को बनाता हूं, यहां पर मेरे को T1, T2 और ये T3, इन तीनों को कनेक्ट कर दूं, T1 और T3। अपने पास एज क्या है, T1 से T2, T1 से T2, यानी ये बन गया। नेक्स्ट क्या है, T2 से T3, इसका डायरेक्शन देखिए, प्रेसिडेंस ग्राफ डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। और लास्ट में T1 से T3। आप ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, प्रेसिडेंस ग्राफ को, T1 से T2 जा रहे हैं, T2 से T3 जा रहे हैं, लेकिन T3 से T1 नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि T1 से T3 का डायरेक्शन दिया है, यानी यह साइकिल नहीं बन रही है। तो ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल है, ये डेडलॉक हो गया और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को शो डिफाइन कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है, नॉन रिपीटेबल रीड। नॉन रिपीटेबल रीड, नॉन रिपीटेबल रीड का मतलब क्या है, पहले टेक्निकल टर्म्स को पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आता है। नॉन रिपीटेबल रीड का मतलब ये होता है, यहाँ एग्जाम्पल दिया तो आपको और अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम 2 रीड ऑपरेशन दिए गए हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 रीड ऑपरेशन दिए गए हैं और दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रीड करते हैं, तो उनकी वैल्यू दोनों रीड के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में चेंज हो जाती है, अपडेट हो जाती है, ड्यू टू द इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन या किसी और स्टेटमेंट की वजह से, वॉटएवर, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार का जो इस एनोमॉली है ये कहलाता है नॉन रिपीटेबल रीड। यहां पर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ट्रांजैक्शन T1 है, ये रीड ऑपरेशन कर रहा है 8, ये क्या करेगा, यहां पर इसका खुद का अलग से वैल्यू क्या है, 1000। ओके, तो ये क्या करेगा, ये भी अपने इसी वैल्यू को रीड कर लेगा, स्टडी कर लेगा। तो यहाँ पर वैल्यू, जब यहाँ पर ये वैल्यू रीड करेगा तो अपनी ओल्ड वैल्यू क्या थी इसके पास में, 1000 को लेगा, लेकिन ये न्यू वैल्यू इसको असाइन क्या हो रही है, न्यू वैल्यू असाइन हो रही है इसको 1200, यानी इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, अपडेट होके और क्या हो गई, कमिट भी हो गई, यानी इसकी ए की नई वैल्यू, न्यू वैल्यू क्या बन गई, 1200 बन गई, 1200। ए वापस दोबारा क्या कर रहा है, फिर रीड कर रहा है, अब की बार क्या रीड करेगा, 1200 रीड करेगा। ओल्ड फर्स्ट टाइम इसने क्या रीड किया था, 1000 रीड किया था, दोबारा जब रीड कर रहा है क्या कर रहा है, 1200 कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू ऑपरेशन इन बिटवीन एग्जिस्ट हो गया।
तो ये जो इशू है, ये जो एनोमोलीज है, नॉन रिपीटेड रीड के अंदर आता है और यहाँ पर सेव हो जाएगा। अगर एग्जाम में इसका फाइनल आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 1200। और ये एग्जाम अगर ये पूछा जाए तो ये एग्जाम जो शेड्यूल है किसका एग्जाम्पल है, तो नॉन रिपीटेबल रीड का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट क्या कह रहा है, फैंटम प्रॉब्लम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, पूछा जाता है इसको। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है जो आप देखने के बाद में ये जो कंसेप्ट बिल्कुल 100% आपके माइंड में बैठ जाएगा। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर थोड़ा मैं समझा देता हूं। जैसे आपको पहले समझ लीजिए, फिर अपन डेफिनेशन पे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन के ऊपर जब आप पढ़ते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स, काफ़ी बार इनकी डेफिनेशन के ऊपर डायरेक्ट शिफ्ट होने की जरूरत तो नहीं है। इसको पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अलग होता है अलग अलग लेक्चरर का। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है कि आप पहले उसको एग्जाम्पल के थ्रू बता दीजिए, आसान भाषा में समझा दीजिए, एंड देन शिफ्ट टू द डेफिनेशन। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी समय तक वो चीज़ याद रहती है। अगर मैं डेफिनेशन बता दूँ कर दूँ, आपको तो पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेसी है उसके अंदर, तो आप समझ नहीं पाएंगे, कभी भी मेमोराइज नहीं कर पाएंगे और ये होल लाइफ का इश्यू रहता है। तो मैं कभी भी इस टाइप की जब टिपिकल चीज़ें होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो हमेशा पहले उसको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, फिर लेटर और अपन टेक्निकल टर्म्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं। तो आप देखिए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन दे दिए T1 एंड T2। अपन यहाँ पर इसके ऊपर वर्कआउट करें किसी ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस के ऊपर, लेकिन इन बिटवीन अपन ने क्या कर दिया, कुछ न्यू ऑपरेशन इसके अंदर इंसर्ट कर दिए, अपडेट कर दिए या डिलीट कर दिए। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, जैसे अपने न्यू ऑपरेशन यहाँ पर इंसर्ट या डिलीट अपडेट कर दिए, जो ये जो अपने ओल्ड ऑपरेशन इसके ऊपर जो वर्कआउट हो रहे थे, जिनको जो प्रोग्रेस के अंदर थे, अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, कमिटेड नहीं हुए थे, वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। उनका आउटपुट क्या हो जाता है, इनके इंसर्शन या डिलीशन या अपडेशन की वजह से इनका आउटकम प्रोग्रेस के दौरान ही चेंज हो जाता है। ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एनोमलीज है, ये कहलाती है फैंटम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखते हैं, अ ट्रांजैक्शन रीडिंग द इनकरेक्ट डाटा ड्यू टू डाटाबेस क्रैश, ये तो गलत हो जाएगा। अ ट्रांजैक्शन रीडिंग डाटा दैट इज नॉट येट कमिटेड बाय अनदर, ये भी गलत हो जाएगा। अ ट्रांजैक्शन रीडिंग सेट ऑफ डाटा दैट चेंजेस व्हाइल द ट्रांजैक्शन इज इन प्रोग्रेस ड्यू टू इंसर्शन बाय, ये 100% करेक्ट है। नेक्स्ट, अ ट्रांजैक्शन बीइंग अबॉर्टेड ड्यू टू डेडलॉक, ये भी गलत हो जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर सी हो जाएगा। इसको चलिए, अगर थोड़ा सा डाउट रह गया है कहीं पे कुछ समझने करने में, तो आप इसको एग्जांपल के साथ देख लीजिए, नेक्स्ट बेस्ट वे में समझ में आ जाएगा। ये जो एक्सरसाइज दी गई है ये फैंटम प्रॉब्लम से रिलेटेड है। यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ देखिए, ये ट्रांजैक्शन T1, ट्रांजैक्शन T2। फर्स्ट ट्रांजैक्शन T1 जो है, इससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स कुछ चल रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ये सेलेक्ट कर रहा है, जैसे क्वेरीज की फॉर्म में दिया। तो यहाँ पर इसने क्या किया, कोई एम्प्लॉय रिलेशन है, उससे इसने इस क्वेरी को जनरेट किया। तो यहाँ पर आउटकम में इसको 2 रोज जनरेट हो गई। ओके, कोई इशू नहीं, बीच में ये अपना काम करने लग गया अदर वन कोई। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, ट्रांजैक्शन T2 ने इस टेबल से रिलेटेड कुछ न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। ऑलरेडी अपने पास में कितने रिकॉर्ड थे, 2 रिकॉर्ड्स थे, लेकिन ट्रांजैक्शन T2 ने नए रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। आगे जाकर जैसे ही प्रोग्रेस करेगा, वर्क करेगा, फिर दोबारा आप इसी क्वेरी को रन करवाओगे तो अब आपको ये 2 रोज की बजाय क्या कर देगा, 3 रोज जनरेट कर देगा। जबकि पास ओरिजिनली तो आपके पास में 2 रोज ही है, आपके माइंड में 2 रोज है और 2 रोज के रेस्पेक्ट में ही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, 3 रोज मिल जाएगी। तो ये एक इश्यू है जो कहलाता है फैंटम इश्यू या फैंटम प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, विच कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक एम्स टू प्रिवेंट कैस्केडिंग रोलबैक्स। टोटल अपने पास में 24 या 25 क्वेश्चन हैं, अभी अपना 21 चल रहा है, फटाफट इसको कर लेते हैं। प्रिवेंट कैस्केडिंग रोलबैक्स, पहली बात तो देख लीजिए, 2 इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कैस्केडिंग और दूसरा है रोलबैक। समझ लीजिए कैस्केडिंग क्या होता है। कैस्केडिंग सिंपल में, ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं जाते, इसके अंदर काफ़ी डिटेल पार्ट है। कैस्केडिंग को आप ऐसे सिस्टम, अगर अपन सिंगल ऑपरेशन की जगह मल्टीपल या ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर एक साथ ऑपरेट जब करते हैं, यानी मेरे पास में 10 स्टेटमेंट है, 10 अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस हैं, मैं ऑपरेशन बाय ऑपरेशन उनके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मैं 10 ऑपरेशन का एक बंच ले लिया, उनके साथ एक
एक साथ इनको ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ कैस्केडिंग। ग्रुप ऑफ ऑपरेशन के ऊपर एक साथ ऑपरेट करना। नेक्स्ट कम्स द रोल बैक। रोल बैक क्या होता है? अब आप पढ़ चुके हैं, इसमें जो 3 टर्म आती है इंपॉर्टेंट है आपके, कमिट, रोल बैक, एबॉर्ट। कमिट, जब अपन किसी स्टेटमेंट, किसी ऑपरेशन के अगेंस्ट में कमिट लगा देते हैं, इसका मतलब वो परमानेंटली सेव हो गया है। जब कोई ऑपरेशन परमानेंटली सेव हो जाता है तो इसका मतलब है अब वो वापस जो है एबॉर्ट नहीं होगा। कमिट वाला स्टेटमेंट एबॉर्ट नहीं होगा, रोल बैक नहीं होगा। नेक्स्ट बैक, अगर कोई ऑपरेशन यहां पर कोई ट्रांजैक्शन किया आपने कि इसका ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अभी तक आपने उसको कमिट नहीं किया है, कमिट नहीं किया है, कमिट नहीं किया मतलब टेम्पररी सेव है, तो कमिट टेम्पररी सेव, तो रोल बैक क्या करेगा, आपको अपनी प्रीवियस स्टेट में लेके आ जाएगा। यानी ये इस ऑपरेशन का ये जो स्टेटमेंट था, एंड सिचुएशन थी, एंड पोजीशन थी, इससे उठा के आपको वापस बिगिनिंग वाली जो पोजीशन है यहां पर लेके आ जाएगा और इनको डिस्कार्ड कर देगा। इसको अपन कहते हैं रोल बैक करना। तो यहां पर अभी उसी से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि इसको रोकने के लिए कौन से लेंगे काम में, तो इसका बेस्ट आंसर होगा टाइम स्टॉप ऑर्डरिंग। क्यों होता है इसका रीजन बता देता हूं। हर ऑपरेशंस के ऊपर ईच ट्रांजैक्शन ईच ऑपरेशन एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट क्या कर देते हैं, यहां पर अलॉट कर देते हैं, T1, T2, T3। अच्छा यहां पर देख, यानी अपन नंबर ऑफ ऑपरेशन जो चल रहा है इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में, 10 मिली सेकंड का, 20 मिली सेकंड का, 30 मिली सेकंड, उनके लिए उसी में ऑपरेट होंगे। अच्छा, दूसरा साथ बात इसमें इंपॉर्टेंट करेक्शन ये रहेगा कि दूसरा और इसको अगर यूज में लेना चाहेगा T1 को, वो तभी यूज में ले पाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा और कमिटेड हो जाएगा। कंप्लीट होगा और कमिटेड होगा तभी ये इसको यूज में ले सकता है। यानी इस हिसाब से जब कमिट हो चुका है, जब कमिट हो जाएगा तो रोल बैक होगा ही नहीं वो, तो अपन उसकी प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए टाइम स्टॉप ऑर्डरिंग आएगा। 2 फेस का आगे अपन बताएंगे, क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ये क्या कह रहा है, 2 फेस लॉकिंग। पहली बात तो ये देख लीजिए कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ 2 फेस लॉकिंग। 2 फेस जब लॉकिंग होती है तो उसमें एक फेस कहलाता है ग्रोइंग फेस और एक फेस कहलाता है श्रिंकिंग फेस। ग्रोइंग फेस एंड श्रिंकिंग फेस। ग्रोइंग फेस में जब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसमें लॉक एक्वायर कर देते हैं। जब लॉक एक्वायर कर देंगे तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस ही एग्जीक्यूट होंगे। और श्रिंक के दौरान क्या कर देते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं, क्योंकि जो लॉकिंग अपन करते हैं ये टेम्पररी लॉकिंग होती है, परमानेंट लॉकिंग नहीं कर देते। कि परमानेंट लॉकिंग करेंगे तो डेडलॉक सिचुएशन अराइज हो जाएगी। तो डेडलॉक सिचुएशन अराइज नहीं हो तो उसके लिए अपन इसको 2 फेस लॉकिंग वाला कंसेप्ट जो इसको प्रेफर करते हैं। तो ये पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ 2 फेस, टू एंश्योर दैट ऑलवेज कंप्लीट सक्सेसफुली तो है, लेकिन ये इसका प्राइम ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। और बेस्ट आंसर देखते हैं, टू प्रिवेंट द डेडलॉक्स बाय रिलीजिंग ऑल द लॉक। ये इसका रहेगा इसका बेस्ट आंसर, क्योंकि इसका जो मेन पर्पज होता है लॉक्स को एक्वायर करना और लॉक्स को टाइम पे रिलीज कर देना, ताकि एक तो सीरियलाइजेबल जो शेड्यूलिंग है, ट्रांजैक्शन ऑपरेट हो रहे हैं वो वर्क हो, और दूसरा डेडलॉक की सिचुएशन अराइज नहीं हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, और कोई आंसर बेटर बैठ सकता है क्या। टू अलाउ द ट्रांस रीड दैट इज नॉट बी कमिटेड, नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। टू एनफोर्स द स्ट्रिक्ट ऑर्डर, ये सीरियलाइजेबल उससे रिलेटेड है, मतलब तो अपना बेस्ट आंसर बैठेगा बी। चलिए देख लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन 23rd। विच कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल गारंटीज सीरियलाइजेबिलिटी। ये अभी आपको मैंने जस्ट बताया था, आपको सीरियलाइजेबिलिटी अप्लाई करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल इसकी गारंटी लेगा, तो इसका लेगा ओनली 2 फेस लॉकिंग, क्योंकि वो लॉक एक्वायर कर देगा, उस ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तभी दूसरे ट्रांजैक्शन के उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो पाएंगे। इस तरीके से सीरियलाइजेबल को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसका बेस्ट आंसर होगा 2 फेस लॉकिंग। लास्ट MCQ देख लीजिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिकवरी इन अ डेटाबेस सिस्टम।
डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो रिकवरी होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है, रिकवर क्यों करते हैं डाटास को रिकवर करने की नौबत क्यों आती है, इसको देख लीजिए। जब रिकवर करते हैं, जैसे डाटाबेस के अंदर कोई भी डाटास है, जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट डाटाबेस है, ये यहाँ तक जो डाटाबेस है ये पहले से ही सेव्ड था, स्टोर्ड था, और यहाँ पर आने के बाद में वो क्या हो गया, फेल हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया। तो अपन क्या करेंगे, ये चीज़ चाहे, और ये ऑपरेशन था जो अभी इसके ये वाला जो पार्ट है इसका जो बाहर दिख रहा है ये ब्लैक फॉर्म में, थोड़ा सा ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में था। लेकिन इसका रिकवरी का मेन पर्पस ये है कि जो परमानेंटली सेव्ड था डेटा डिक्शनरी डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड जो था, कम से कम वो अपने को वापस रीस्टोर हो जाए, ताकि कंसिस्टेंट डाटा रहे। ऐसा नहीं हो कि स्टोर हो ही नहीं, अपने पास में ओल्ड डाटा भी मिल जाए, न्यू डाटा भी अपडेट हो जाए, वो नहीं। अपना मेन पर्पस रहता है कि पुराना जितना डाटा इस स्टेट से पहले, फेलियर होने से पहले, वो सारा का सारा रिकवर हो जाए, जिससे अपने पास में कंसिस्टेंट डाटा अपने को अवेलेबल हो जाए, अपडेटेड डाटाज नहीं मिले, और जो पार्शियली जो एग्जीक्यूटेड या कंप्लीटेड जो ट्रांजैक्शन था उसको खाली रीलोड करना पड़े, बाकी सारा का सारा रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये इसका बेस्ट आंसर है। तो देखिए, टू प्रिवेंट डेडलॉक, इसका कोई लेना देना नहीं है। डाटा कंसिस्टेंट कैंसी, ओके सही है, ये इसका। टू एंश्योर डाटा कंसिस्टेंटली आफ्टर सिस्टम फेलियर, ये इसका बेस्ट। अलाउ ट्रांजैक्शन रीड डाटा दैट हैज नॉट बीन कमिटेड, ये इसका नहीं होगा। टू ऑप्टिमाइज डाटाबेस परफॉर्मेंस, उससे मतलब नहीं है, होती है डाटाबेस परफॉर्मेंस इंप्रूव, लेकिन यहाँ पर इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो पर्पज है इसका सिस्टम फेलियर का, किसी डाटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, ये इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्पज है, जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही ये अपने क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने समझाया है, क्वेश्चंस के समझ में भी आ गए होंगे, थ्योरी भी समझ में आ गई होगी। वैसे ये टॉपिक अपने आप में बहुत टिपिकल है। अब अलग अलग लेक्चरर इसको अलग तरीके से पढ़ाते हैं, थियोरेटिकली फॉर एग्जांपल देखे कितना समय किस तरीके से स्टूडेंट को समझ में आता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये बेस्ट ट्राई किया है कि मिनिमम थ्योरी के साथ मैं विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टूडेंट को समझा पाऊँ और एग्जाम्स में वो स्टूडेंट अटेम्प्ट क्वेश्चंस कर पाए। धन्यवाद।